तो शुरू करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन का आज लेक्चर करेंगे, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू करना था। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है वो बता दिया था बच्चों। अब हम चलेंगे आगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं, तो आगे चलते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों की वेपर प्रेशर क्या होता है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने बोला था सबसे पहला पढ़ना था हमें रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों पहले हमें वेपर प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो चलो समझते हैं व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर। चलो अच्छा, इसके बाद और भी चीजें बतानी है। पहले वेपर प्रेशर क्या सोच सकते हो आप? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, क्या लगता है, जरा सोचो फिर मैं लिखता हूँ। तो चलो वेपर प्रेशर को आप कैसे लिखोगे? द प्रेशर एक्सर्टेड, देखो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, वेपर प्रेशर है ना। आप कोई चीज है, देखो मैं समझा भी रहा हूँ साथ ही साथ करवा भी। देखो मेरे पास एक लिक्विड है इस कंटेनर में, है ना। यहाँ पे मैंने एक बर्नर डाल दिया, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? ये बर्नर डाल, ठीक है। ये स्टैंड है यहाँ पे ऐसे, है ना। अब देखो ये क्या होगा, बॉयल होगा, इसके वेपर निकलेंगे। इसको वेपर क्या करेंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे, नहीं डालेंगे? इसके वेपर इस पर प्रेशर डालेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे जो इसके वेपर इस पर प्रेशर डालेंगे उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर, है ना। आपने इस चीज को इक्विलिब्रियम में भी पढ़ रखा, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैंने आपको ये चीज बता रखी है। जिसको नहीं पता वो कृपया करके वीडियो देख लें। The pressure exerted by vapors, है ना, by vapors on liquid in equilibrium. In equilibrium it's called, या on liquid surface कह लो, यहाँ पे लगेगा, surface पे लगेगा ना, on liquid surface in equilibrium कह लो, in equilibrium। इसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर, इट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। किस चीज का वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, है ना। आप यहाँ पे लिख दो, इट्स कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, द वेपर प्रेशर of the, it's called the vapor pressure, it's called the vapor pressure of the liquid। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई। यानी इस लिक्विड के वेपर जो इसके सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन शुड बी मेंटेन, है ना। उस समय में जो प्रेशर लगाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? वेपर प्रेशर। पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों, तो हमें पता है जैसे सारे लिक्विड क्या होते हैं? वोलाटाइल, है ना। एवरी लिक्विड इज वोलाटाइल। अगर सब लिक्विड वोलाटाइल करने का मतलब क्या? जिस भी लिक्विड को हम हीट करते हैं उसका वेपर बनता है, वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे लिक्विड वोलाटाइल है। और ये वेपर प्रेशर क्या करेगा? द वेपर प्रेशर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? उसकी वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सब एक जैसे वोलेटाइल नहीं होते, कुछ होते हैं हाईली वोलेटाइल और कुछ की वोलेटिलिटी क्या होती है? कम होती है। कुछ जल्दी वेपर बन जाते हैं, कुछ देर से वेपर बनते हैं, राइट। लेकिन वेपर तो सारे लिक्विड बनेंगे। पर ये लिक्विड को हीट करेंगे भाई तो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। ये तो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर है ना। तो ये वेपर प्रेशर क्या करता है? हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में कि किसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है और किसकी वोलेटिलिटी कम। हमारी बात समझे? तो वेपर प्रेशर के साथ हम क्या कर सकते हैं? तो द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर से लिखो, द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर हेल्प अस टू डिटरमाइन
द वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड, है ना। हेल्प अस टू डिटरमाइन द वोलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड। समझ में आ रही बात कि वेपर प्रेशर अगर हमने किसी लिक्विड का पता कर लिया तो उसकी वोलेटिलिटी कितनी है वो पता कर सकते हैं, राइट है बच्चों, है ना। अगर मान लो क्या, मान ही लो तुम यार, मैं थोड़ा लिख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो, है ना, पॉज करके लिख लो, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। आई होप सभी ने पॉज करके लिख लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। हाँ चलो, अगर मान लो वेपर प्रेशर मेरा क्या हो, 0। अगर मैं बोलूँ मेरा वेपर प्रेशर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लिक्विड नॉन वोलेटाइल है, वो सब्सटेंस क्या है, नॉन वोलेटाइल। हमारे बात समझ में, जिसका भी वेपर प्रेशर 0 होगा ये क्या बताएगा हमें, द सब्सटेंस इज नॉन वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि इसका कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि इसका वेपर निकलेगा तब तो प्रेशर डालेगा। अगर वेपर प्रेशर है नहीं मतलब वेपर निकला ही नहीं है, वेपर निकला नहीं है तो प्रेशर कौन डालेगा, कोई नहीं। इसका मतलब वेपर प्रेशर 0 मतलब वेपर नहीं बना तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है ना। तो जिसका भी आप वेपर प्रेशर देखोगे 0, क्या कहोगे, नॉन वोलेटाइल। आगे बात समझ में। अच्छा, जिसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी उसकी वोलेटिलिटी भी कम होगी, जिसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा उसकी वोलेटिलिटी भी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं अगर वेपर प्रेशर इज लेस, है ना, दो अलग अलग लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, 2 लिक्विड ले लिए, एक का वेपर प्रेशर देगा दूसरे का वेपर प्रेशर देगा। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास 2 लिक्विड है, इसमें ए लिक्विड ले रखी है मैंने, इसमें बी लिक्विड ले रखी है ना, मैंने ए लिक्विड ले रखी है और बी लिक्विड ले रखी है। अब मैंने देखा इसकी वेपर प्रेशर क्या है, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो मैं क्या हुआ, ए इज लेस वोलेटाइल देन बी। जिसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा उसकी वोलेटिलिटी भी ज़्यादा, जिसकी कम उसकी कम। वेपर प्रेशर इज लेस, दिस इम्प्लाई लेस वोलेटाइल, है ना, सब्सटेंस इज लेस वोलेटाइल। और जिसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा उसकी वोलेटिलिटी भी ज़्यादा, सब्सटेंस इज हाईली वोलेटाइल। आगे बात बच्चों समझ में, जिसकी तो वेपर प्रेशर से हम वोलेटिलिटी की बात करेंगे, हमेशा याद रखना, अपने जिंदगी में इसे उतार लेना, है ना। अभी तो फिलहाल अपने नोटबुक में उतार लो इसे पॉज करके। अच्छा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, लो अब दिख रहा है बच्चों, है ना, ठीक है। जल्दी से पॉज करके नोट करो, बहुत अच्छे बच्चे, लो और पास कर दिया, है ना। चलो बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, क्या पूछो, क्या सुनो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा, लिक्विड का वेपर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। अगर वेपर ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हम ये बात को कह सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर is directly proportional to temperature। क्या कहने का मतलब भाई, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में। चलो फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो फिर आगे चलते हैं।
और हमने ये चीज समझ ली कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज देखी, एक बार हमने बात की वोलाटाइल सब्सटेंस की और एक बात की नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस की और साथ में बात की वेपर प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे अब मेरे को जरूरत हो जाता है एक चीज की बात करने की, पूछो क्या, राउल्ट्स लॉ, है ना। तो अब मैं बात करूंगा भाई किसकी, राउल्ट्स लॉ की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं लॉ की दुनिया में। तो भाई साहब हम आते हैं और शुरू करते हैं राउल्ट्स लॉ की कहानी। हम शुरू करने वाले भाई राउल्ट्स लॉ की कहानी। देखो राउल्ट कौन था, एक साइंटिस्ट था, उसका कुछ लॉ था, उसको हमें समझना है ना। उसने लॉ दिया था, पहले क्या लॉ दिया था, सबसे पहले इसने कहा था इफ आ नॉन वोलाटाइल, है ना, कोई भी अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, है ना, इसमें हमारे सॉल्यूशन, है ना, तो बताओ अगर मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, देखो यह बात आप भी सोच सकते थे, जो राउल्ट साहब ने कहा था बात और अपना लॉ बनाया, ये लॉ आप भी अपने दिमाग से सोच के कह सकते थे, है ना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो इफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, है ना, इसी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है भाई, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। अब बताओ उसको अगर हम हीट करेंगे तो उसका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर बनेगा क्या, हाँ वेपर बनेगा क्या उसका, नहीं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है और उसको हम हीट करें तो उसका वेपर बनने का नहीं है। मतलब जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको आप कैसे सेपरेट करते हो, उसको हीट करते हो, लिक्विड इवापोरेट हो जाता है और सॉल्यूट आपको मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड राउल्ट साहब ने अपना एक लॉ बोला इफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, तो बोला राउल्ट साहब ने क्या पता आपको क्या कहा होगा। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था, राउल्ट्स ने कहा था देखो वेपर प्रेशर किसका बनना है, वेपर प्रेशर किसका बनना है, सॉल्यूट का तो बनेगा नहीं क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या है, जीरो, क्योंकि ये क्या है नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर जीरो, तो सॉल्वेंट का बस वेपर प्रेशर बनेगा। तो उसने उन्हें कहा द वेपर प्रेशर on the solution is directly proportional, जितना ज्यादा किसका वेपर प्रेशर बनेगा, सॉल्वेंट का, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कहने का क्या मतलब, अभी फिर से बताता हूँ मैं एक बार, है ना, हमारे पास एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है, एक पार्ट सॉल्वेंट का एक पार्ट सॉल्यूट का है ना। अब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो जीरो हो गया, तो जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का प्रेजेंट होगा उतना ही वेपर प्रेशर बनेगा, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका बनना है, सॉल्वेंट का, वही वेपर प्रेशर हमारे सॉल्यूशन पे लगेगा। तो उन्होंने कहा द वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, सॉल्यूशन पे जो वेपर प्रेशर लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के, यानी जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उतना ही वेपर प्रेशर बनेगा, जितना वेपर प्रेशर उतना ही वेपर बनेगा, जितना वेपर बनेगा उतना ही वेपर प्रेशर लगेगा, है ना। पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ पॉज करके लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अच्छा, सॉल्वेंट के लिए क्या लिखते हैं हम, ए या बी, ए लिखते हैं, बी तो सॉल्यूट के लिए लिखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट, सही बात है भाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट। राइट है बच्चों? अच्छा, अब देखो जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं कांस्टेंट डालते हैं, तो यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट के डाल देते हैं। बोलो सही बात है ना? बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या है? के क्या है? के क्या है? सॉल्वेंट है, सॉरी कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, अभी देखना साथ ही साथ मेरे चलना, अगर मान लो केवल और केवल हमारे पास प्योर सॉल्वेंट, प्योर, बस उसमें कुछ और मिला नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्योर हमारे पास क्या हो? सॉल्वेंट, सॉल्यूट अभी नहीं मिला है ना? चलो, तो पूरा का पूरा प्रेशर किसके वजह से होगा? पूरा का पूरा प्रेशर किसके वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, है ना? उसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं, अभी सॉल्यूशन बना ही नहीं है। अभी क्या भाई? सॉल्यूशन अभी नहीं बना। अगर सॉल्यूशन नहीं बना तो पूरा का पूरा क्या? सॉल्वेंट है। तो जितना सॉल्वेंट होगा उतना ही प्रेशर लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ उस केस में कि भाई साहब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P0A। बस शुद्ध यही है क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सॉल्वेंट और कुछ नहीं है। मैं PA को या PS P इक्वल टू P0A कह सकता हूँ प्योर सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए। बोलो बच्चों, फॉर प्योर सॉल्वेंट। बोलो बच्चों, सही बात है? अच्छा, और अभी इसके अंदर में कुछ और नहीं मिला है, तो XA की वैल्यू क्या होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि केवल और केवल इसी का पार्ट है और किसी दूसरे का पार्ट है नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, अब देखना मेरी बातों को समझना बच्चों। देखो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PS इक्वल टू P0A लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए हम कर रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट हमारा P0A, इसमें कुछ और नहीं मिला, लेकिन इसमें तो मेरे पास B भी था, और B क्या था भाई? B का वेपर प्रेशर ऑफ B 0 था, तो उसके लिए PB, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं PB तो मेरा 0 था, इसकी बात ही नहीं करते, है ना? अच्छा, अब इन सबको, इसको भी मान लेता हूँ ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है? ये मेरा क्या है? इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? देखो, PS की वैल्यू क्या हो गई? फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, तो PS क्या हो गया? P0A, है ना? और K तो K है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वैल्यू कितनी है? 1, यानी K इक्वल टू क्या हो गया? P0A। बोलो, K इक्वल टू P0A के बराबर आ गया। सही है या गलत है? तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? हमारे K की वैल्यू क्या आ गई? P0A, है ना? K की वैल्यू P0A। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यानी K क्या हमारा? प्योर सॉल्वेंट का केस है ना? प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं? PS इक्वल टू P0A इंटू X। बोलो, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? PS इक्वल टू P0A। किसी दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है? P0A। बोलो, सही बात है? क्लियर है ना? तो आप याद रखेंगे कि यहाँ से K की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में वापस से पुट किया, तो PS इक्वल टू P0A इंटू X। क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है? चलो, सबने पॉज करके नोट कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं। मिटा दो। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? देखो, एक्चुअल में ये जो प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है, इसको हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कह सकते हैं? बोलो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते? तो मैं कह सकता हूँ क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या ऑन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ P0 and
मोल फ्रैक्शन, यानी इसी का प्योर, ये सॉल्वेंट, इस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर इनटू इसका ही मोल फ्रैक्शन, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यही चीज़ मैंने आपको इक्विलिब्रियम में भी बताई थी, और आज आपने देख लिया, प्रूफ भी हो गया, है ना, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हमने लिख के दिखाया इसको, है ना, तो तालियां होनी चाहिए इसके लिए। तो ये क्या भाई, ये पार्शियल प्रेशर कह सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसकी चर्चा मैंने लास्ट क्लास में भी की। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई। हमने इसमें क्या करा था, एक कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल था, दूसरा कंपोनेंट वोलाटाइल, ठीक है। अब मान लो बच्चों कि आपके पास क्या आ जाए कि दोनों के दोनों वोलाटाइल हो, है ना। इफ both solute and solvent are volatile, volatile नहीं volatile, अगर दोनों के दोनों भाई, दोनों के दोनों क्या हो जाए, वोलाटाइल हो जाए, तो देखो सॉल्वेंट के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, Pa इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। उसी तरह सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, Pb इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, जैसे ये लिखा था वैसे सॉल्यूट के लिए लिख लिया, है ना। तो अब देखो Ps जो होगा वो क्या होगा, Pa प्लस Pb होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब देखो तो Ps इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 होता है। तो भाई साहब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो देखो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस, सही बात है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो भाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी। अब देखो इसमें से दोनों में से एक्स से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी। या फिर बच्चों देखो यहाँ मैं ऐसा भी तो लिख सकता था 1 माइनस एक्स, बोलो ये भी लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ से मैं इस Ps को ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, ये तो मेरा क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस एक्स को कन्वर्ट कर लो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी। अब इसमें से एक्स बी कॉमन निकाल लो, ये हो गया पी नॉट बी ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। चाहे तो आप ऐसे लिखो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को, चाहे तो आप ऐसे। आ रही बात समझ में बच्चों, बोलो। अगर दोनों के दोनों क्या हैं, वोलाटाइल, दोनों में से किसी की भी वेपर प्रेशर 0 नहीं है, तो दोनों के वेपर निकलेंगे, और दोनों के वेपर मिलके प्रेशर लगाएंगे। कुछ प्रेशर ये लगाएगा ए का कंपोनेंट, कुछ बी का कंपोनेंट, दोनों मिलके लगाएंगे, पार्शियली ये लगाएगा पार्शियली ये लगाएगा, पूरा सॉल्यूशन पर Pa प्लस Pb लगेगा। बोलो बात समझ में आती है सभी को, बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आई है सभी को तो जल्दी से फटाफट आप पॉज करें वीडियो को, मैं हट जाता हूँ, फिर नोट करें। तो चलो बच्चों, तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखी और समझी, अगर दोनों के दोनों वोलाटाइल होंगे तो हम कैसे टोटल वेपर प्रेशर, टोटल
वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ से राउल्ट साहब ने कहा कि अगर दोनों के दोनों वोलाटाइल होंगे तो राउल्ट का लॉ फिर से आ जाता है, राउल्ट साहब का लॉ फिर से आ जाता है। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और राउल्ट के नियम को देखते हैं। किसके नियम को देखते हैं भाई, राउल्ट के नियम को देखेंगे। चलो, अकॉर्डिंग टू ये बोथ देम, अकॉर्डिंग टू राउल्ट जी का नियम, राउल्ट लॉ है ना, द टोटल वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन इज द सम टोटल of the partial pressure of both the components। कहने का क्या मतलब बच्चों, जो अभी लिखा था वही है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू the sum total of partial pressure of A plus partial pressure of B। और इसी को हमने लिखा था फिर P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, और दो तरीके से लिख के दिखाया था। इसी चीज़ को राउल्ट सर ने नियम में बोल दिया। अगर हम चाहते तो हम भी ये बात कह सकते थे पहले से, है ना, लेकिन देखा उन्होंने, लिखा उन्होंने, उनके नाम पे लो हो गया। पॉज करो और नोट करो। चलो बच्चों आगे चलते हैं और एक चीज देखते हैं। देखो, हमेशा एक बात बताओ, जब मेरे पास सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूट की वेपर प्रेशर कुछ और होगी, सॉल्वेंट की कुछ और, और जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट, बताओ किस टाइम में प्रेशर ज़्यादा होगा, प्योर के केस में ज़्यादा होगा या मिक्सचर के केस में ज़्यादा होगा प्रेशर? प्योर के केस में ज़्यादा होगा। प्योर के केस में इसलिए ज़्यादा होगा बच्चों क्योंकि प्योर के केस में हम क्या करेंगे, प्योर के केस में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ और मिक्स नहीं है, लेकिन जब कुछ और मिक्स कर देंगे तो वो क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाके बैठ जाता है, और जब हम हीट करते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने में और वेपराइज होने में। इसलिए हमेशा अपना प्योर का प्रेशर ज़्यादा होता है। प्योर का प्रेशर क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चों आपके सामने एक बात, क्या PA इज लेस देन P नॉट A और PB इज लेस देन P नॉट B। बोलो सही बात है या गलत बात? हमेशा ये होता है ना, PA हमेशा P नॉट A से छोटा होता है और PB भी P नॉट B से छोटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस हो तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो, hence we can say that, hence we can say that volatility of pure substance is higher than that of a mixture। बोलो सही बात है कि प्योर सब्सटेंस की वोलेटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और मिक्सचर की वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया, अगर मैं दो सॉल्यूशन, किसी बाइनरी सॉल्यूशन बनाओ या कोई भी सॉल्यूशन बनाओ तो उसकी वोलेटिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, वोलेटिलिटी decreases on mixing
ऑन मिक्सिंग, है ना। मिक्सिंग से वोलेटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। बोलो सही बात है, ओके। समझ में आ रही बात। चलो अब हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफ्स देखेंगे। अगर मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है, मैं पहले सॉल्वेंट के केस के लिए ले रहा हूँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ पीए वर्सेस इसका मोल फ्रैक्शन, यानी प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट वर्सेस उसका मोल फ्रैक्शन का हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ना। प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन ये रहा, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा प्रेशर। यानी मोल फ्रैक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि प्रेशर डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन पे, तो प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ होगा। बोलो सही बात है, सारे लोगों को समझ में आ रही है। अब आप सोचो ग्राफ कैसे बनने वाला है। आपके सामने तो कुछ ये था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। बताओ ये आपको क्या दिखता है, ऐसा दिखता है y इक्वल टू एम एक्स दिखता है कुछ, ये y है, ये x और ये m है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। बोलो सही बात है। उसका ग्राफ बना के आप दिखाओ y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऑरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ ऐसा। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये कहाँ तक जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, P नॉट ए तक जाएगा, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, P नॉट ए, जहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। और 100% इसी का प्रेशर हो, बस आएगा समझ में। तो ये ग्राफ इस तरह से हम बनाते हैं। आ रही बात समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये हमारा एक्स है, तो हमने पीए का ग्राफ यानी प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना लिया। प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हमने बना लिया। चलो जल्दी से बना लो आप भी पॉज करके। अब देखो भाई इसी तरह से तो ये ग्राफ बनाना सीख गया। इसी तरह से अगर पीबी का बनाना हो तो सेम वे में बनेगा, है ना। अब चलो देखते हैं बच्चों। अब हमने देखा तो दोनों के दोनों वोलेटाइल थे, तो हमने क्या इक्वेशन लिखा था, हमने कुछ ऐसा लिखा था। देखते हैं क्या लिखा था। हमने ऐसा कुछ लिखा था, देखो PS इज इक्वल टू PA प्लस PB लिखा था। फिर हमने इसको P नॉट A XA और प्लस P नॉट B XB लिखा था। फिर हमने इसको P नॉट A माइनस P नॉट B, है ना, इंटू XB प्लस P नॉट A, ऐसा कुछ लिखा था क्या बच्चों, चेक करने एक बार। यहाँ पे XA था, सॉरी XA था, और यहाँ पे P नॉट B। अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो भाई साहब ये PS, अब मेरे को प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ फिर से बनाना है ना। प्रेशर PS वर्सेस मोल फ्रैक्शन, देखो ये y है, ये m है, ये x है। तो x क्या लिया मैंने, x है, और ये y है ना, प्लस ये, है ना। y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा बनता है, बताओ बच्चों कैसा बनता है, ऐसा 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 ये वाली 1 2 3 4 पहली वाली पक्की बात। तो ग्राफ बनाओ और दिखाओ कैसा बना। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा लाइन 1, बिल्कुल सही सोचा आपने, लाइन 1 सही है। जिसको नहीं आता उसको बता दो लाइन में सही, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाए। ये मेरा क्या PS है और ये मेरा क्या है, ये कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, है ना, ऐसे बनेगा। अच्छा तो इंटरसेप्ट है वो क्या है, P नॉट B। इंटरसेप्ट क्या है, P नॉट B है
है ना, मतलब ये वाले पॉइंट क्या है मेरा पी नॉट, अच्छा पी नॉट डी बी। अच्छा ये जाएगा कहाँ तक, पी नॉट ए तक, राइट है बच्चों, है ना। अगर मैं देखूं तो देखना यहाँ पे मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, यहाँ पे मेरा मान लो मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मेरा मोल फ्रैक्शन ऐसे का क्या होगा, बोलो 0 होगा या 1 होगा, एक्स ए का 0 होगा या 1 होगा, 1 होगा, है ना, सॉल्वेंट था और सॉल्यूट का ये ग्राफ कुछ ऐसे, राइट। और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मेरा 1 होगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम प्रेशर किसका बना है, ए का। तो अभी मेरे पास है क्या चीज़ है, बी होगा, सॉल्यूट होगा पूरा का पूरा, और जबकि सॉल्वेंट का तो पूरा का पूरा क्या बन चुका है, प्रेशर बन चुका, तो वो तो होगा ही नहीं अब। और यहाँ पर देखो बी का पूरा प्रेशर बन चुका है, तो बी है ही नहीं, केवल क्या है, ए है। आगे बात समझ में ना, बुकों में लिखा होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते, है ना। इसका मतलब होता है देखो बी का कोई कंपोनेंट नहीं रहा, क्योंकि बी के सारे कंपोनेंट किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रेशर में। अगर बी का कोई कंपोनेंट नहीं रहा तो ए का कंपोनेंट पूरा है। यहाँ पे ए के सारे कंपोनेंट प्रेशर में कन्वर्ट हो गए बी का, तो सारे के सारे कंपोनेंट किसके रहेंगे, बी के। तो इस तरह से ग्राफ, ठीक है, आप भी बना लें, कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ पे एक चीज उल्टी हो गई, बताओ क्यों, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, है ना, पी नॉट ए इज, अब सही, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट, सही है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एस का ग्राफ है ये, पी ए प्लस पी, क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी राउल्ट लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ना, राउल्ट लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया। अब बच्चों ये क्या है, दोनों केस में जो मैंने लिया था ये आइडियल सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल। याद रखना ये जो हमने लिया है केस, ये किसके लिए है भाई, आइडियल सॉल्यूशन। क्या पकड़े हो, हाँ सही पकड़ा, आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी आयोनाइज नहीं हो रहा है ना, कोई भी डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, कोई आयनाइजेशन या डिसोसिएशन आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, लास्ट में हम देखेंगे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है ना। अभी हम पहले देख लेते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट क्या होता है, देखो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है। इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन की कहानी शुरू करते हैं। तो भाई साहब देखो, मैं बोलता हूँ ए का मोल फ्रैक्शन, है ना, मैं मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखूँ या वाई से लिखूँ, किसी का कुछ जाता है क्या, नहीं जाता, मैं वाई से लिखूँ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर लिखना वाला, है ना, वेपर स्टेट, है ना, वेपर स्टेट के में। तो भाई साहब देखो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नीचे क्या लिखूंगा, अगर प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूँ टोटल प्रेशर, और ऊपर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है भाई, मैं उसका फ्रैक्शन देख रहा हूँ, ए के कितने प्रेशर है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई टोटल प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलो सही बात है। उसी तरह से अगर मेरे को वाई बी लिखना हो उसी तरह से लिखूंगा, पहले इसको लिख लो, ये पी ए है और टोटल प्रेशर क्या है भाई, पी एस, टोटल प्रेशर पी एस, और पी एस को हमने क्या लिखा था, पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी को क्या लिखा था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, है ना, आगे बात समझ में। उसी तरह से सिमिलरली वाई बी के लिए क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर और ऊपर में
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी पीवी बाई पीएस, ये क्या हो जाएगा पीवी बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। आड़ी बात समझ में? क्यों मैंने वाई से लिखा था? क्योंकि एक्स से यहाँ लिखना था मैंने। आड़ी बात समझ में? बोलो बच्चों। अच्छा एक चीज और, इस पीए को भी तो मैं लिख सकता हूँ, क्या इस पीवी को भी तो लिख सकता हूँ पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो आप इसको इक्वल टू डाल के और कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे वाई ए क्या भाई? वाई ए है क्या? वाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जबकि वाई बी क्या भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट डी। सही बात है? लेकिन दोनों के दोनों किसमें? दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन किसमें? इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट, और ये भी इन वेपर। दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन है, लेकिन कौन से स्टेट में? वेपर स्टेट। जबकि एक्स एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन इन देयर ओन स्टेट, और यह है वेपर स्टेट। आड़ी बात समझ में? क्लियर है? और सुन लो भाई, एक बात सुन लो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, वाई और वाई बी को ऐड करोगे, क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? तो इस स्टेट में भी, वेपर स्टेट में भी मोल फ्रैक्शन दोनों का ऐड करके कितना होता है? 1, है ना? जैसे उनके खुद के स्टेट में भी मोल फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है? 1। वेपर स्टेट में भी क्या होगा? 1। नहीं विश्वास तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, आ जाएगा। आड़ी बात समझ में? अब देखो, अब हमें देखना है, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि ए की वोलेटिलिटी और बी की वोलेटिलिटी दोनों सेम हो जाए। कभी क्या होगा? ए ज़्यादा वोलेटाइल होगा और कभी बी ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ए ज़्यादा वोलेटाइल होगा और बी ज़्यादा वोलेटाइल, कभी ए तो कभी बी। अब हम देखते हैं, कभी ए ज़्यादा वोलेटाइल हो गया तो क्या होगा, कभी बी ज़्यादा वोलेटाइल हो गया तो क्या। पहले आप पॉज करके नोट कर लो इसको। चलो बच्चों, तो देखते हैं, इफ बी इज मोर वोलेटाइल, है ना? पहला केस लेते हैं जब बी ज़्यादा वोलेटाइल है, किससे? ए से। समझ में आती है बात? मोर वोलेटाइल देन ए, है ना? जो कंपोनेंट बी है वो ए कंपोनेंट से ज़्यादा वोलेटाइल। अगर ज़्यादा वोलेटाइल है बी, तो भाई साहब बी के प्रेशर, बी के वेपर ज़्यादा बनेंगे। अगर बी के वेपर ज़्यादा बनेंगे तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ए के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, है ना? तो हम ये कह सकते हैं दैट इज पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। बोलो, सही बात है? अगर पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, तो यहां से हम क्या कहेंगे? पहली बात ये कहेंगे वाई बी इज ग्रेटर देन वाई बी, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा? बी वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी बाई डिनोमिनेटर में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और इसमें क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यानी अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, क्या? मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट भी ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में? वाई बी इज ग्रेटर देन वाई ए, तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब क्या? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन of A in vapor state।
बोलो बात समझ में आती है ना? सभी को बात समझ में अच्छे से आ रही है। दूसरी बात बताओ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट और मोल फ्रैक्शन इन इट्स ओन स्टेट कौन ज्यादा होगा? वेपर स्टेट वाला ज्यादा होगा। क्यों? WB इज ग्रेटर देन X, WB इज ग्रेटर देन XB, ये बात सही है ना? ये YB इज ग्रेटर देन XB, मतलब कंपोनेंट दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B component in vapor state is greater than mole fraction of B in its own state, in its own state. Clear है? आगे बात समझ में? बच्चों देखो, मेरे पास XB था पहले, इसका मोल फ्रैक्शन क्या था XB, लेकिन मैंने इसको हीट किया, इसका वेपर बना, इसका वेपर बना, इसका मतलब क्या हो गया, ये कम हो गया और ये ज़्यादा बन गया, क्योंकि ये क्या वोलेटाइल लिक्विड है या वोलेटाइल सॉल्यूट है। B क्या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इसकी XB का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर स्टेट में इसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे और सॉल्यूट स्टेट में, जिस स्टेट में पहले था ये, उसमें इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर स्टेट is greater than mole fraction of B in its own state। जो पहले से, तो बच्चों मैंने क्या बोला कि देखो, जो पहले से मोल फ्रैक्शन ऑफ B था, अब उससे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन कहाँ हो जाएगा, उसके वेपर स्टेट में। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास पहले से जिस फॉर्म में था वो हीट करने के बाद क्या हो चुका है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इस स्टेट में मेरा वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, इस स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल्दी से पॉज करो और नोट करो। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप सब कुछ पढ़ के रखना, है ना? 3-4 क्लासेस और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, है ना? 3-4 क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, है ना? वीडियो को अच्छे से देखें, प्रिपरेशन अच्छे से चलो।